हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो टैक्स से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में देखने से पहले हम बता देते हैं कि देखो टैक्स में क्या होता है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। ये अलग अलग प्रकार के टैक्स है। अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए है कि एक डेटा आया है, रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट होता है ना, हर साल हमारा एक टारगेट होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना टैक्स मिलेगा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट था ना, उसका 80% 80% टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। मतलब कहने का ये है कि हमने टारगेट लगाया था कि हमें 100 रुपये मिलेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, बट अभी तक, क्योंकि अभी 2-3 महीने और बाकी पड़े हैं, और अभी तक हमें 80% मतलब 80 रुपये अभी तक हमें मिल चुके हैं। तो हमारा टारगेट 80% तो पूरा हो चुका है, और 3 महीने और पड़े हैं। मतलब अप्रैल में ही आता है फाइनल डेटा, तो अप्रैल तक तो हम जो हमारा टारगेट था उससे भी ज़्यादा पैसे हमें मिल जाएंगे टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में हमें उससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो गवर्नमेंट अच्छे से स्कीम रन कर पाएगी। और जो हमारा जो नेट कलेक्शन की बात करें, नेट कलेक्शन कितना हुआ टैक्स का, तो उसमें भी 20% इजाफा देखने को मिला है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल। ये तो टॉप न्यूज़ थी। तो पहले आर्टिकल की बात करें तो हमारा पहला आर्टिकल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के बारे में है। न्यूज़ में क्यों है, अभी राष्ट्रपति जी द्वारा, हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 रिलीज किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं, हमारे जो राष्ट्रपति जी है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 उनके द्वारा दिए गए हैं। और इसे होस्ट किसने किया था, तो इसे होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये जो अवार्ड थे इनको होस्ट किया था, और राष्ट्रपति जी द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। चीज़ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिए गए हैं। इसे होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ मिनिस्ट्री द्वारा इसे होस्ट किया गया था। तो देख लेते हैं इस लिस्ट में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले इंदौर और सूरत, 2 सिटियों ने किया है टॉप 1। टॉप 1 कौन रैंक किसको मिली है, तो इंदौर और सूरत को टॉप 1 रैंक मिली है। ठीक है, हर साल की तरह इंदौर को इसी बार टॉप 1 की रैंक मिली है। तो सूरत और इंदौर ने किया है टॉप। थर्ड रैंक, सेकंड रैंक कहाँ गई, तो सेकंड रैंक इन दोनों को साथ में मिल गई। तो थर्ड रैंक मिली है नवी मुंबई को। ठीक है जी। और फोर्थ रैंक मिली है विशाखापट्टनम को, ग्रेटर विशाखापट्टनम उसको। और फिफ्थ रैंक मिली है भोपाल को। तो मध्य प्रदेश की 2 सिटी को मिली, इंदौर और भोपाल। और बाकी सूरत इंदौर ने टॉप किया है, नवी मुंबई को थर्ड, फोर्थ विशाखापट्टनम, फिफ्थ मिला है भोपाल को। ठीक है जी। अब थीम देख लेते हैं। तो इस साल की जो थीम थी ना, वो 2024 की थीम है 3R, रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। यहाँ पर इस साल में बात की गई है 3R की बात की गई है, रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज की। और 2023 की जो थीम थी वो थी वेस्ट ऑफ वेल्थ। वेस्ट है वो वेल्थ है। तो 2023 की थीम थी वेस्ट ऑफ वेल्थ। 2023 की थीम क्या थी, वेस्ट ऑफ वेल्थ। 2024 की थीम क्या है, रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। 3R है वो 2024 की थीम है। ठीक है जी। अब देख लेते हैं ये कुछ और डेटा देख लेते हैं जो इस बार मिला है अवार्ड के रूप में। तो महू कंपोनेंट बोर्ड, मध्य प्रदेश का जो महू कंपोनेंट बोर्ड है उसको क्लीनेस्ट कंपोनेंट बोर्ड क्या होता है, कंपोनेंट बोर्ड जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जो मध्य प्रदेश का कंपोनेंट बोर्ड है ना, उसको क्लीनेस्ट कंपोनेंट का अवार्ड मिला है। वाराणसी और प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन, क्लीनेस्ट जो गंगा के आसपास टाउन है उनमें से वाराणसी और प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है। चीज याद रखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को टॉप क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को टॉप क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। चंडीगढ़ को सफाई मित्र का अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ इंदौर इस बार 7वीं बार लगातार टॉप कर रहा है। क्या न्यूज थी, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने इस अवार्ड को होस्ट किया था। इंदौर सूरत टॉप किया है, थर्ड नंबर पर नवी मुंबई, फोर्थ पर विशाखापट्टनम, फिफ्थ पर भोपाल। थीम की बात करें तो 2024 की थीम है रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। 2023 की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। महू कंपोनेंट बोर्ड को क्लीनेस्ट कंपोनेंट का अवार्ड मिला है। वाराणसी प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है। जो क्लीनेस्ट राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने क्लीनेस्ट राज्यों में टॉप किया है। चंडीगढ़ को सफाई मित्र और इंदौर लगातार 7वीं बार टॉप किया है। ठीक है जी। ये अवार्ड था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है वर्ल्ड एम्प्लॉय एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉय
एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो सबसे पहले वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को जारी आईएलओ द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो इस बार भी आईएलओ ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है, इसलिए न्यूज में है। इस रिपोर्ट में अब एम क्या है, इस रिपोर्ट का क्यों रिलीज की गई है? तो इस रिपोर्ट में इकोनॉमिक स्लोडाउन, आर्थिक जो मंदी होती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का ग्लोबल लेबर पर क्या असर पड़ता है, जो ग्लोबल स्तर पर लेबर है ना उन पर इकोनॉमिक स्लोडाउन और जियोपॉलिटिक्स का क्या असर देखने को मिलता है, उसके अध्ययन, उसकी स्टडी करके इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। क्यों रिलीज किया है? एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि यूक्रेन रसिया वॉर है, इजराइल हमास वॉर है, कोविड-19 है, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां चली जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़े, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लोडाउन भी बढ़ा। इस वजह से इस जो ग्लोबल लेबर मार्केट है उस पर भी असर देखने को मिला। तो इसका अध्ययन करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट में है ना कुछ पॉइंट आउट किए गए हैं, जैसे कि इस बार है ना चाइना, टर्की, ब्राजील है, इनमें स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। चाइना, टर्की है और ब्राजील है, ये स्लोडाउन को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरा इकोनॉमिक है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो भी स्लोडाउन फेस कर रही है। तो 2023 में है ना इन सब के बावजूद जो जॉबलेस है ना, बेरोजगारी दर है, उसमें कमी देखने को मिली है। बहुत सारी प्रॉब्लम तो थी, बट 2023 की बात करिए इन्होंने कि 2023 में जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी देखने को मिली। बट ये जब आप बात करोगे 2024 की, जब 2024 की बात करोगे तो वहाँ पर बेरोजगारी फिर से बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। 2023 में ये कम देखने को मिली, बहुत सारी जियोपॉलिटिक प्रॉब्लम वगैरह थी, बट उसके बावजूद भी बेरोजगारी दर कम थी। बट 2024 में ये फिर से बढ़ जाएगी। चीज़ समझ में आ रही? इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट आउट किया है, इन्होंने कहा कि अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई है ना, गैप है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बस इसके बारे में था। अब देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आईएलओ फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश कब हुआ था? स्थापना की बात करें तो 1919 में, 1990 में इसे स्थापित किया गया था। 1919 में इसे स्थापित किया गया था। अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये एकमात्र, ये ओनली वर्ड आया है यहाँ पर, ये एकमात्र यूएन का ट्राई पार्टी एजेंसी है। ये एकमात्र यूएन की ट्राई पार्टी एजेंसी है। ट्राई पार्टी का मतलब क्या है? यानी 3 पार्टी इसमें शामिल। 3 पार्टी कौन कौन सी है? एक तो वर्कर है, एक एम्प्लॉयर है, एक गवर्नमेंट है। वर्कर जो काम करता है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट देता है, और जो गवर्नमेंट है जो दोनों को मैनेज करती है। तो ये तीनों को वॉइस दी कि तीनों इक्वल मिल के बातें करेंगे, सोचेंगे, ताकि तीनों का हित पूरा हो सके। तो वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट की ट्राई पार्टी एजेंसी है, यूएन की एकमात्र ट्राई पार्टी एजेंसी है, जिसका नाम है आईएलओ। कब बना था? 1919 में। मेंबर कितने हैं? 187, 187 मेंबर है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया इंक्लूड है। हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? एक रिपोर्ट तो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये भी इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा 2 और रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं। अभी वर्ल्ड न्यूज़ में क्यों था? अभी यह है ना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया है। क्यों किया गया? एम क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का ग्लोबल लेबर मार्केट पर क्या असर हुआ है, उसको अध्ययन करने के लिए इसे रिलीज किया गया है। और ग्लोबल टेंशन बहुत सारी है, आपको याद ही होगी। और इसने पॉइंट आउट किया है कि 2023 में जो जॉबलेस रेट है, मतलब बेरोजगारी दर है, उसमें कमी देखने को मिली। बट जो 2024 की बात करेंगे तब ये बढ़ जाएगी। आईएलओ के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये एकमात्र ट्राई पार्टी यूएन का एजेंसी है, यूएन की एकमात्र ट्राई पार्टी एजेंसी है। इसमें 187 मेंबर है। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ईस्ट तिमोर और मोजाम्बिक के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने ग्लोबल, अभी गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था, उस दौरान ईस्ट तिमोर और मोजाम्बिक के साथ में बायलैटरल मीटिंग की है, इसीलिए न्यूज़ में आ गए हैं। ईस्ट तिमोर की एक बार लोकेशन देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ईस्ट तिमोर की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली। कैपिटल का क्या है? DILI, दिल्ली कैपिटल है, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लो, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर है इंडोनेशिया,
यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये देखो यहाँ लोकेशन है, इधर है ये न्यू पपुआ गिनी, ठीक है जी। इधर इंडियन ओशियन है और उधर है पैसिफिक ओशियन, इनके बीच में है ये स्थित है ईस्ट तिमोर। और ये एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, आइलैंड कंट्री है। मलय आर्किपेलागो है ना, मलय आर्किपेलागो उसका ये पार्ट है। और सुंडा जो लेजर सुंडा आइलैंड है उसके ये पड़ता है साइड में। ये देखो ईस्ट तिमोर, ये वेस्ट तिमोर है और नीचे तिमोर और सी है। तो ये मैप की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप पर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखना। अब एक बार मोजाम्बिक के बारे में देख लेते हैं। देखो मोजाम्बिक ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ये मोजाम्बिक है साउथ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और इधर ये मेडागास्कर है, ठीक है। और इसकी बाउंड्री की बात करें कौन कौन सी कंट्री से इसकी बाउंड्री लगती है, तो साउथ अफ्रीका से लगती है इसकी बाउंड्री, जिम्बाब्वे से लगती है, ये एक छोटी सी कंट्री है स्वातनी, इससे बाउंड्री लगती है, तंजानिया से, मलावी से, जाम्बिया से। किसकी से बाउंड्री लगती है, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से इसकी बाउंड्री लगती है। ये बाउंड्री एक बार दिमाग में बिठा देना, कौन सी बाउंड्री किस देश से लगती है, जिम्बाब्वे से लगती है, स्वातनी एक छोटी सी कंट्री इससे, तंजानिया से, मलावी से, जाम्बिया से। यदि एक बार मैप में आप 2-4 बार देखोगे, इधर साउथ अफ्रीका है, फिर तंजानिया है ऊपर, यहाँ स्वातनी है, जाम्बिया है, ठीक है, ऊपर जिम्बाब्वे है, मलावी है, इनसे इसकी बाउंड्री लगती है। और इनके बीच में देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोजाम्बिक चैनल है, ये मोजाम्बिक चैनल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक को सेपरेट करता है। ये बीच में मोजाम्बिक चैनल है, अफ्रीका और मेडागास्कर है उसको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जाम्बेजी रिवर आती है, ये देखो जाम्बेजी रिवर फ्लो कर रही है, अफ्रीका की काफ़ी बड़ी रिवर है ये इंडियन ओशियन में आके गिरते हैं। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है जाम्बेजी रिवर पर, ठीक है। तो ये पूरा इससे संबंधित था। 2 देश देखे हमने, एक देखा ईस्ट तिमोर, इसकी लोकेशन देखी हमने, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के बीच में पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है उसके बीच में वहाँ पर है, तो ये देखा। फिर तीसरा हमने देखा है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कहाँ है, इस बाउंड्री कंट्री साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्वातनी, तंजानिया, मलावी और जाम्बिया, ये इसकी बॉर्डर कंट्री है, मतलब बॉर्डर लगती है इससे। और ये मोजाम्बिक चैनल के बारे में देखा है, तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। कुछ टाइम पहले भी देखा था न्यूज़ में, क्यों है इंडिया द्वारा भी कंसर्न रेज किए गए, जो हमारे जो एक्सपोर्टर है ना उसके डेटा जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनके डेटा को ब्रीज किया जाता है, उसके डेटा का मिसयूज किया जाता है, इसलिए इंडिया ने कंसर्न रेज किए। तो पहले हम देख लेते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है क्या है। तो देखो यूरोपियन यूनियन है ना, वो पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट है, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न में रहता है, तो वो ऐसे ऐसे लॉ बनाता रहता है जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर है ना, अगर कोई भी कंपनी वगैरह है, वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो उसको कोई भी काम करना है ना, उसके लिए काफ़ी सारे इन्वायरमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे मैं कोई फर्म लेके बैठा यूरोपियन यूनियन में, अगर मेरे को एक पेन बनानी है तो मेरे को इतने सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरी पेन की कीमत है ना वो बढ़ जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। मेरे को लेबर को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए डैमेज नहीं करना है, बहुत सारे रूल को, मेरी पेन की कीमत बढ़ जाएगी 100 रुपये। और दूसरा देश है चाइना, वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, तो वहाँ पर कोई पेन बनेगी उसकी कीमत होगी 10 रुपये। अब ये चाइना है, वो यूरोपियन यूनियन में अपनी पेन भेजेगा, ये पेन कितने की है, 10 रुपये की। तो अब कोई वहाँ का कोई कंज्यूमर है, वो कौन सी पेन लेगा, चाइना वाली लेगा, बिकॉज इसकी प्राइस कम है। अब यूरोपियन यूनियन क्या करेगा कि भाई साहब आपकी पेन तो है सस्ती, बिकॉज कि आपको जो कार्बन वगैरह के रूल है फॉलो करने पड़ते नहीं, इन्वायरमेंट के रूल फॉलो करने नहीं पड़ते, इसलिए आप पेन वहाँ पे सस्ती बना लेते हो और हमारी पेन बनती है महंगी। इससे क्या होता है, जो हमारे जो लोकल है ना इन्वेस्टमेंटर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर हैं, साथ ही साथ हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं, लोकल फर्म है, उनको होता है नुकसान। तो अब आप एक काम करो, काम ये करो कि हम आपकी जो 10 रुपये की पेन है ना उसके ऊपर हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का एक टैक्स नाम का एक टैक्स है वो लगा लेते हैं। आपकी 10 रुपये की पेन थी, 90 रुपये का हमने आप एक टैक्स लगा दिया, जिससे आपकी पेन की अब कीमत हो गई है 100 रुपये। अब आपकी पेन और हमारी पेन दोनों इक्वल हो गई है प्राइस में। अब जो अच्छी पेन होगी वो मार्केट में बिकेगी, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाता है। इससे दोनों देशों के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। अब दोनों जो अच्छा होगा वो बिकेगा। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स क्या है, एक ऐसा टैक्स है जो दूसरे देश के टैक्स के साथ में कोलैब करता है यूरोपियन यूनियन के टैक्स में, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। अब 90 रुपये का ये लग गया तो दोनों इक्वल हो जाएगी, तो दोनों ईजिली अब जो अच्छी होगी वो बिकेगी। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम कर, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का एक मैकेनिज्म है ताकि वहाँ से वो अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट भी है फिट फॉर 55,
2023 तक का एक पैकेज है जिसका टारगेट है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस है उसको 55% 55% कम करने का एक टारगेट रखा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जिसे फिट फॉर 55 तो 2030 पैकेज भी का नाम दिया गया है, फिट फॉर 55 2030 पैकेज। तो क्या है कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, एक प्रकार का टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया जाता है ताकि वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट भी है फिट फॉर 55 2030, जिसमें ग्रीन हाउस गैस को 55% तक कम करने का टारगेट रखा गया है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कृष्णा राजा सागर के बारे में, कृष्णा राजा सागर डैम है ना उसके बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी डैम सेफ्टी एक्ट है, उसके तहत डैम सेफ्टी एक्ट के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा कृष्णा राजा सागर डैम है ना उसके आसपास से 20 किलोमीटर के एरिया तक कोई माइनिंग नहीं कर सकता है, और जो माइनिंग कर रहे थे उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। न्यूज़ में क्यों है? डैम सेफ्टी एक्ट है, उसके तहत कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा जो कृष्णा राजा सागर डैम है उसके आसपास के एरिया में 20 किलोमीटर में कोई भी माइनिंग कर रहे थे तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। एक बार देख डैम के बारे में बात करते हैं। डैम की लोकेशन कहाँ है? तो देखो नाम है कृष्णा सागर, तो आपको क्या लगेगा कृष्णा रिवर पर है, तो ये कृष्णा रिवर पर नहीं है, ये कावेरी रिवर की दो ट्रिब्यूटरी है, एक है हेमवती और दूसरी है लक्ष्मण तीर्थ। कावेरी रिवर की दो सहायक नदियां है, हेमवती लक्ष्मण तीर्थ। हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ है, ये दोनों आपस में आकर मिलती है। हेमवती आती है, इधर से लक्ष्मण तीर्थ आती है, दोनों आपस में आकर मिलती है कावेरी रिवर में, और यहाँ पे इसके संयोजन पर है वो है कृष्णा राजा सागर डैम। हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ के संयोजन पर स्थित है, और ये कर्नाटक में, कौन से राज्य में है? कर्नाटक में हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ के बॉर्डर पर बना हुआ है। ठीक है जी, कहाँ पर बना हुआ है? हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ के संयोजन पर बना हुआ है कृष्णा राजा सागर डैम, और ये कर्नाटक में स्थित है। इसको डिजाइन किसने किया था, किसने तैयार किया था? तो विश्वेश्वरैया जी है ना, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी, इन्होंने इसको बनाया था। इसकी डिजाइन किसने तैयार करी थी? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी ने तैयार करी थी। अब एम क्या है, क्यों बनाया गया था? तो कावेरी का जो वाटर है, कावेरी की जो सहायक नदी है उनका वाटर है उसको स्टोर किया जाएगा, और आसपास के रीजन है वहाँ पर इरीगेशन वगैरह किया जाएगा, इसलिए बनाया गया है। अब एक बार देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डैम की सेफ्टी के लिए कुछ इनिशिएटिव ली जाए उसके बारे में। तो सबसे पहले डैम सेफ्टी एक्ट 2021, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 लाया गया। इसमें डैम की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ में स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे किस प्रकार से डैम की सेफ्टी तय की जाए, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर। साथ में एक ड्रिप इनिशिएटिव है, इसमें क्या किया जाएगा? ड्रिप इनिशिएटिव में ऑपरेशन है, परफॉर्मेंस है, उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए ताकि डैम की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ में एक नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट है जो रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करेगा कि किस प्रकार से आप में डैम में जो पानी है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, ताकि आप तुरंत ही एक्शन ले पाओ, इंस्टेंट एक्शन ले पाओ कि क्या अब एक्शन लेने चाहिए। ठीक है जी, ये पूरा था कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में। क्यों न्यूज़ में है? डैम सेफ्टी एक्ट के तहत हाई कोर्ट ने अभी 20 किलोमीटर के आसपास में जो भी माइनिंग करते हैं उनके डेटा को रद्द कर दिया गया है। और अब देख लेते हैं इसमें कौन सी रिवर पर बना हुआ है। तो कावेरी, और कावेरी के दो ट्रिब्यूटरीज है, हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ। कावेरी की दो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां है, हेमवती लक्ष्मण तीर्थ, उनके संयोजन पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। डिजाइन किसने किया है? एम विश्वेश्वरैया जी ने। क्यों किया गया है? एम क्या है? इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए आसपास के रीजन को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इनिशिएटिव ली है? जी हाँ, डैम सेफ्टी एक्ट लाया गया 2021 में, जो डैम के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा सेफ्टी के लिए। और एक ड्रिप इनिशिएटिव है जो ऑपरेशन और परफॉर्मेंस में सुधार लाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट है जो रियल टाइम डेटा देने का काम करेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मणिपुर में कुकी और जोमिन्स जो ट्राइब है उसको एसटी की कैटेगरी से हटाने के लिए एक पील आई है। क्यों न्यूज़ में? मणिपुर में दो ट्राइब्स है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे जो पील में है वो कुकी और जोमिन जो ट्राइब्स है उनको एसटी से हटाने के लिए ये पील आई है। अब एक बार देख लेते हैं। जैसे मणिपुर है ना, वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब रहती है, नागा है, मेतई है, जोमी है, कुकी है, अलग अलग ट्राइब रहती है। इस पील में कहा गया है, इस पील के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पील के अकॉर्डिंग नागा और मेतई जो ट्राइब है ना वो इंडिजीनियस है, यानी भारत की ही ट्राइब है। बट जो ये कुकी है और जोमी ट्राइब्स है ये भारत की नहीं है, ये म्यांमार है, वो बांग्लादेश से संबंधित है। तो अभी मणिपुर में है ना कुकी और जोमी ट्राइब को एसटी कैटेगरी में रखा गया है। तो अब ये जो दूसरी ट्राइब्स है, नागा है, मेतई है, इनका कहना है कि पहली बात तो ये भारत की है नहीं, दूसरी बात काफ़ी ये वेल सेटल्ड है, इनके पास अच्छे रिसोर्सेस है, तो आपने इनको एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में क्यों रखा गया है?
इनको एसटी की लिस्ट से हटा दो, इनको नॉर्मल लिस्ट या ओबीसी या जनरल लिस्ट में शामिल करो या नॉर्मल कैटेगरी में शामिल करो। ये एसटी कैटेगरी में नहीं आ सकती बिकॉज ये भारत की नहीं है और वेल सेटल्ड है। इनका ये कहना है, इनके अकॉर्डिंग ये सेटल है, तो इनको यहाँ से हटाओ। तो मणिपुर में और मिजोरम में ये ट्राइब रहती है, कुकी और जोमी ट्राइब है, मणिपुर मिजोरम में रहती है। इनको चीन और मिजो ट्राइब भी कहा जाता है। कौन सी ट्राइब? चीनी और मिजो ट्राइब भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कुकी जिमो अभी जो कुकी और जोमी ट्राइब है वो एसटी कैटेगरी में शामिल है। अब एक बार देख लेते हैं एसटी कैटेगरी में शामिल कैसे किया जाता है। किसी भी ट्राइब को अगर एसटी कैटेगरी में शामिल करना है या उससे हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं। हाउ टू एसटी लिस्ट अमेंड, एसटी लिस्ट को अमेंड कैसे किया जा सकता है। अगर किसी ट्राइबल ग्रुप है उसको एसटी लिस्ट में या तो ऐड करना है या उसको हटाना है, एक्सक्लूजन करना है या इंक्लूजन करना है, तो उसको हटाने के लिए ओनली केवल संसद ही, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। अगर किसी ट्राइबल ग्रुप को एसटी कैटेगरी में लाना है या हटाना है उसके लिए वह केवल और केवल ओनली और ओनली पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट लॉ बनाकर किसी एसटी कैटेगरी को, किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को एसटी कैटेगरी में ला सकती है या उससे हटा सकती है। इसके लिए आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 342, आर्टिकल 342, इसमें अमेंड किया जाएगा और एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी अकॉर्डिंग ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये सब कर सकती है। शेड्यूल ट्राइब है उसकी लिस्ट को अमेंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी ट्राइबल ग्रुप को एसटी कैटेगरी में लाने या हटाने के लिए सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को पूछती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती है कि हाँ इस ट्राइबल ग्रुप को हटाना है या नहीं हटाना है, तो उनके पूछने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है। अब सबसे पहले जो ट्राइबल ग्रुप है इनके बारे में जो भी कैसे लगाना है, कैसे हटाना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए एक लोकर कमेटी बनाई गई थी 1965 में। 1965 में लोकर कमेटी बनाई गई थी। लोकर कमेटी के डिसीजन के अकॉर्डिंग, उनके जो निर्णय थे ना, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हटाया जाता। तो इन्होंने क्या किया था, इनके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी होती है, इसको फुलफिल करने वाले जो भी ट्राइबल्स ग्रुप है उनको एसटी कैटेगरी में लाया जाए। कौन कौन सी? पहली तो उनके कैरेक्टर है वो प्रीमेटिव होने चाहिए, यानी कि आदिम कैरेक्टर होने चाहिए। वो जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं ना आदिवासियों के कैरेक्टर, वो होने चाहिए उसके जो भी ट्राइबल ग्रुप है उसमें। साथ ही साथ में जियोग्राफिकल आइसोलेशन होते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए आइसोलेशन में रहते हो, मतलब ऐसी जगह रहते हो वहाँ पे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं जाता हो, तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए और बैकवर्डनेस होनी चाहिए, काफ़ी पिछड़े हुए होने चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उस जो ट्राइबल ग्रुप है उसको एसटी कैटेगरी में आप शामिल कर सकते हो। तो हमने क्या देखा अभी, मिजोरम की मणिपुर की दो ट्राइबल ग्रुप है, कुकी और दूसरे का नाम है जोमी। इनको हटाने के लिए एक पील लाई गई। इस पील में कहा गया ये दोनों इंडिजिनस नहीं है, बाहर हटा दो। मेतई और नागा है वो इंडिजिनस है। और अभी इनकी बात कर ली, इनको कैसे हटाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है लॉ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले स्टेट गवर्नमेंट को पूछती है, फिर एक लोकल कमेटी बनाई गई थी 1965 में, वो उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि ये आदिम कैरेक्टर होने चाहिए, इनकी आइसोलेशन होना चाहिए, बैकवर्डनेस होनी चाहिए, उसको ये बना सकते हैं। तो कल के जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें तीनों में फॉल्स है, मतलब पहला फॉल्स है, तो ये फॉल्स देख लो, तीन है ये क्वेश्चन देखिए, फॉल्स ट्रू वगैरह ये देख लो। आज के जो क्वेश्चन है उसको भी देख लो और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, बार बार पूछते पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।